भारत के एक छोटे से शांत नगर धर्मस्थला। यह स्थान अपने धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन 2025 के मॉनसून के वो दिन एक ऐसी कहानी सामने आती है जो कि न कि पूरे कर्नाटक बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देती है। हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज, सीक्रेट बरियल्स, मिसिंग पीपल और एक विसल ब्लोअर की हैरान कर देने वाली वो गवाही जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह है धर्मस्थला मास बरियल केस, और आज हम इस कहानी के हर पहलू को खोलेंगे। एलिगेशन, एविडेंस और कुछ सवाल जो अभी भी अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2025 में, जब एक फॉर्मर सैनिटेशन वर्कर जो शुरू में अपना चेहरा छुपाकर आया था, पुलिस के सामने एक हैरान कर देने वाला खुलासा करता है। उसका इल्ज़ाम था कि उसे सालों तक मजबूर किया गया था कि वो धर्मस्थला के आसपास लाशों को दबाए व जलाए, और ये लाशें सिर्फ आम लोगों की नहीं थी। उसके मुताबिक इनमें से कई महिलाएं, छोटे बच्चे थे और कुछ बॉडीज़ पर सेक्सुअल असॉल्ट के निशान भी थे। उसके कहने पर यह सिलसिला 1998 से 2014 तक चला, और यही नहीं, विसल ब्लोअर ने अथॉरिटीज़ को 13 अलग अलग जगहों की एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी जहां उसके मुताबिक यह मास बरियल ग्रेव्स हो सकती थी। लेकिन शौक वहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। एक आरटीआई के ज़रिए पता चलता है कि बेलनथनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स अननेचुरल डेथ रजिस्टर की एंट्रीज 2000 से 2015 के बीच डिलीट कर दिए गए थे। और तब जब मिसिंग पर्सन्स के केस में एक स्टूडेंट अनन्या भट्ट का नाम जुड़ने लगा, तो यह कंट्रोवर्सी पूरे कर्नाटक में एक आग की तरह फैल गई। यह एक्सप्लोजिव एलिगेशन के बाद पूरे कर्नाटक में एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटक्राई हुआ। मीडिया ने भी यह खबर फ्रंट पेज पर छापी, जिससे कि सरकार पर प्रेशर बनने लगा। इसके तुरंत बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई। इस टीम का नेतृत्व किया डीजीपी प्रणब मोहंते ने, और उनके साथ कुछ सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर भी जुड़े। एसआईटी ने कंप्लेन में दिए गए 13 साइट्स पर खुदाई चालू करी। उन्हें कुछ साइट्स पर स्कल और कुछ बोन फ्रेगमेंट्स मिले, लेकिन उन्हें ज़्यादातर जगह पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ने लगा, कंप्लेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। एसआईटी ने भी उन्हें झूठी गवाही और फ्रॉडजरी के चार्जेस लगाए, खास तौर पर उनके स्कल वाले एविडेंस जो उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट किए थे 23 अगस्त 2025 को। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एसआईटी ने कंप्लायंट को हिरासत में ले लिया था, क्योंकि उन्होंने जो एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करा था, बोलकर कि वो स्कल एक महिला का है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो स्कल एक मर्द का था। लेकिन एसआईटी ने यह एक बात साफ कर दी थी कि यह केस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एविडेंसेस अभी भी जुटाए जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब तक एसआईटी को क्या सबूत मिले हैं और क्या अभी भी लापता हैं। कुछ जगहों पर स्केलेटन फ्रेगमेंट्स और स्कल रिकवर करे गए हैं, जैसे बागलेगुडा फॉरेस्ट एरिया में एक्सकेवेशन के दौरान 7 स्कल निकले। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में उनके ज़्यादातर पुरुषों के बताए गए हैं। फॉरेंसिक टेस्टिंग ने कंप्लायंट द्वारा दिए गए कुछ बोन्स को भी वेरीफाई किया, लेकिन उनमें से भी कई मेल रिमेन्स ही निकले, जो कंप्लायंट के वुमेन एंड माइनर्स वाले क्लेम को चैलेंज करते हैं। लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी, उतने एविडेंसेस अभी भी हाथ में नहीं लगे हैं। कंप्लायंट ने जिस साइट्स पर मेंशन करा था कि वहाँ मास ग्रेव्स होंगी, पर खुदाई के दौरान वहाँ पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगे। साथ ही डॉक्यूमेंट्स और कंप्लेंट के स्टेटमेंट में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए, जिन पर एसआईटी ने सीरियस सवाल उठाए हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान कंप्लायंट ने अपने ही कुछ क्लेम्स को फॉल्स क्लेम्स माना, और उन्होंने जब कंप्लेन दर्ज करवाई थी तो उन्होंने अपना नाम और चेहरा अनोनिमस रखा था। लेकिन उनके अरेस्ट के बाद उनका नाम और चेहरा पब्लिक डोमेन में आ गया। हर बड़ा केस थोड़ा ड्रामा भी लाता है। कुछ मेजर ट्विस्ट हैं। एक्स वाइफ ऑफ कंप्लायंट ने कहा है कि
वो हैबिचुअल लायर है और उन्होंने कहा कि कंप्लेंट ने बाद कंट्रोवर्सी बढ़ाने के लिए स्टोरीज फैब्रिकेट करी हैं। धर्मस्थला एडमिनिस्ट्रेशन और डिवोटीज ने भी प्रोटेस्ट किया है, अक्यूजिंग सम इंडिविजुअल्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड डिफेंडिंग टेम्पल्स रेपुटेशन। कुछ मीडिया गैग ऑर्डर भी लगे, थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन लिंक्स को डिलीट करवाने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को उन ऑर्डर को ओवरटर्न करा और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस फ्रीडम अपहोल्ड किया। रिसेंट रिपोर्ट्स सितंबर 2025 में एसआईटी ने 7 स्कल्स फाइंड किए हैं, मोस्टली मिडिल एज्ड मैन के। अब सवाल यह है कि इतने खुलासों के बाद भी यह केस क्या मोड़ लेता है। अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं, जैसे कि कंप्लायंट की क्रेडिबिलिटी। क्या उन्होंने कोर्ट में कुछ फॉल्स और कुछ ट्रू ऐसा पेश करा है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी पर भी एक सवाल उठता है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट, अभी भी सारी इन्वेस्टिगेशन इंटर्न है, अभी भी हमें कुछ पता नहीं है। जब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं होती तब तक हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं, और वो रिपोर्ट ही हमें बताएगी कि कितने जो कि ये एलिगेशंस लगाए हैं कितने सच हैं और कितने झूठे हैं। मिसिंग पर्सन लिंकेज, क्या हम जो मिसिंग लोग हैं उन्हें हम इस केस में जोड़ सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। और एट द लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी। क्या हमें इस केस के अंदर कुछ भी ऐसी रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ ना दिखे कि वो पॉलिटिकली इंक्लाइन हो, ताकि पब्लिक को भी क्लैरिटी रहे और उनका विश्वास लॉ और ऑर्डर में ऐसे ही बना रहे। और जैसे एसआईटी खुद कह रही है कि यह केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो देखते हैं कि वो जंगलों के अंदर की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, यह है धर्मस्थला मास बरियल केस। यह केस अभी भी ऑनगोइंग है और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप सब पहले रिपोर्ट्स, एलिगेशंस और एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसको देखते हुए ही अपने दिमाग में कुछ ओपिनियन बनाएं, बिकॉज दिस केस इज़ ऑनगोइंग एंड अभी भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है स्टोरी? आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि अगला केस मैं क्या कवर कर सकता हूँ। धन्यवाद।